हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में एक और अलग से टॉपिक, जिसका नाम है विधेयक यानी कि बिल। तो ये जो बिल होता है ये कितने प्रकार का होता है हम पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे पारित किया जाता है और किस प्रकार से ये बिल अधिनियम बन जाता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। और ये आपके जो क्लास है ये महत्वपूर्ण है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, चाहे फिर वो आपकी एसएससी की परीक्षा हो या फिर किसी भी एक दिवसीय परीक्षा यानी रेलवे आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में कि जो विधेयक होता है ये क्या होता है। तो विधेयक जो है वो एक प्रपोजल होता है। विधेयक क्या होता है? जो बिल होता है यानी इसको हम लोग विधेयक बोलते हैं, ये एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव। ये एक क्या होता है? प्रस्ताव। और इसको क्या किया जाता है, देखिए इस बिल को हम लोग पारित करवाते हैं, यानी कि बिल जब पारित हो जाता है उसके बाद बनता है अधिनियम। तो यदि इसको हम लोग क्या करवा दें, पारित करवा दें यानी पास करवा दें, तब यही बिल बन जाता है आपका एक्ट यानी कि अधिनियम। बिल पारित होने के बाद बनता है अधिनियम और यही अधिनियम किया जाता है लागू। जैसे आप जानते हैं संविधान संशोधन अधिनियम बोला जाता है, ना कि प्रस्ताव। संविधान संशोधन का बिल आता है और उसके बाद इसको पास किया जाता है, तब बनता है संविधान संशोधन अधिनियम और अधिनियम लागू किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि बिल एक प्रकार का प्रस्ताव है, इसको पास करवाकर संसद से तब एक्ट के रूप में लागू करवाया जाता है। ये जो बिल होता है ये 4 प्रकार का होता है, आप याद रखिएगा। जो बिल है यानी कि विधेयक, ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। दूसरा होता है आपका धन विधेयक, धन विधेयक। और तीसरे की बात की जाए तो ये आपका तीसरा हो जाता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और देखिए साधारण विधेयक को बोला जाता है ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक को मनी बिल, वित्त विधेयक को फाइनेंशियल बिल, और जो आपका चौथा है उसको बोला जाता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये आपका 4 प्रकार का बिल हो गया, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण विधेयक का संबंध किसी भी धन से नहीं होता है, इसको पब्लिक या फिर प्राइवेट बिल दोनों माना जा सकता है, यानी कि इसे सरकारी भी बोला जाता है और प्राइवेट भी बोला जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में। तो अब आप लोग देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, एक तरफ मान लीजिए हम मान लेते हैं ऑर्डिनरी बिल और एक तरफ मान लेते हैं मनी बिल, मनी बिल। तो ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है इसका संबंध किसी प्रकार के धन से नहीं होता है, मनी बिल का संबंध धन से होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी बिल में जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये आपका प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है या तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा या फिर राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक होता है ये सिर्फ आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में केवल केवल
लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो साधारण विधेयक होता है उसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये आपका हो सकता है पब्लिक बिल हो या फिर प्राइवेट बिल हो, लेकिन यहां पर जो आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी बिल पब्लिक बिल भी हो सकता है और प्राइवेट बिल भी हो सकता है, लेकिन जो मनी बिल होता है ये केवल पब्लिक बिल होता है, यानी धन विधेयक को केवल सरकार के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। पब्लिक बिल मतलब आप देखिए ये सबके लिए है। प्राइवेट बिल जैसे कोई भी आप मान लीजिए कि किसी एक के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और पब्लिक बिल का मतलब है सबके लिए, ये सबके लिए फायदेमंद मनी बिल धन विधेयक बोलते हैं। तो आप इसको समझिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों बिल हो सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल होता है वो सिर्फ पब्लिक बिल होता है। आगे यहां पर आप जानते हैं ये जो ऑर्डिनरी बिल है इसको प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बिना भी आ सकता है, लेकिन जो आपका धन विधेयक होता है ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आता है। तो आप यहां पर बताएंगे कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। चलिए अब इसके बाद हम ऊपर से लिखेंगे यदि नहीं दिख रहा है तो एक बार इसको समझ लीजिए कि जो बिल होता है वो पास होने के बाद अधिनियम बनता है और लागू किया जाता है आपका अधिनियम। बिल चार प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक, मनी बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल और संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी और मनी बिल में अंतर क्या होता है? तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है यानी साधारण विधेयक वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। और पब्लिक बिल प्राइवेट बिल हो सकता है, यानी कोई विधायक और सांसद प्रस्तुत कर सकता है। यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है, लेकिन जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और पब्लिक बिल होता है, यानी कि ये आपका पब्लिक बिल है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं, यहां पर इसी चीज को आगे हम लोग देखते हैं। इधर हम लोग लिखेंगे ऑर्डिनरी बिल और यहां पर मनी बिल। साधारण विधेयक देखिए, यदि लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया गया है तो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा चाहे उसको अपने पास रख ले, स्वीकार कर ले या फिर अस्वीकार कर ले। और यदि ये बिल सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ है तो लोकसभा अपने पास रख सकती है, स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है यदि ये लोकसभा में पास हो गया तो ये जाएगा आपका राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि ये इसको या तो स्वीकार करे या वापस कर दे या फिर अस्वीकार कर दे। अस्वीकार अपने पास मतलब रख भी सकती है यहां पर, और अपने पास रखने की जो यहां एक चीज और कर सकती है, यदि लोकसभा के पास से राज्यसभा के पास जाता है ये स्वीकार करेगी, वापस करेगी, अस्वीकार करेगी या फिर इसको क्या करती है, इसमें संशोधन भी करेगी। कुछ संशोधन आवश्यक है तो साधारण विधेयक में आप लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ये क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है और स्वीकार भी किया जा सकता है, अस्वीकार भी किया जा सकता है। और यदि यही बिल जाता है आपका राज्यसभा से पास होकर
लोकसभा में, तो लोकसभा भी यही काम करती है, यानी अस्वीकार, वापस, अस्वीकार और संशोधन। तो ये होता है। और इसके बाद यहां से यदि क्या किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से ही पास हो गया, यहां पर ये शर्त होती है कि ये जो अपने पास रखने की शर्त है, 6 महीने तक बिल को अपने पास रख सकते हैं, 6 महीने तक अपने पास रख सकती है कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उस बिल को अपने पास 6 महीने तक रख सकती है। तो यहां ये चीज देखिए, इसको समझिएगा बस, अस्वीकार कर दे या संशोधन कर दे या फिर 6 महीने तक रोक कर अपने पास रख सकती है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, जिसमें से पास होकर दूसरे में गया है तो दूसरे के पास ये शर्त होती है। और यदि ये दोनों सदनों से पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद ये कहां जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया है, कोई भी साधारण विधेयक है और दोनों ही सदनों में ये पास हो गया है, तो ये जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पास होने के बाद। यहां क्या लिखेंगे आप, दोनों सदनों से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं इसको, यदि यहां पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास गया, और यदि पास नहीं हुआ, दोनों सदनों में विरोधाभास है, जैसे गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गतिरोध का मतलब है कि एक ने कुछ नियम बनाया और दूसरे को वो स्वीकार नहीं है, तो वो क्या करेगी, अस्वीकार। लेकिन ये लोकसभा के को ये लगता है कि ये नियम सही है, मतलब लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा ने क्या किया, वो ऐसे किया कि ये हमें स्वीकार नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। यदि संशोधन आवश्यक है तब तो ठीक है, और यदि संशोधन आवश्यक नहीं है तो यहां पर उत्पन्न हो जाएगी गतिरोध की स्थिति, मतलब लोकसभा अपने पर अड़ जाएगा, राज्यसभा अपने पर, तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे। तो गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त बैठक की व्यवस्था, संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति गतिरोध की स्थिति में। यदि गतिरोध ना हो तो दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और यदि गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त बैठक। दूसरा ये हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या करें, उस बिल को स्वीकार कर लें, जो बिल गया है राष्ट्रपति के पास उसको स्वीकार करें, वापस कर दें या फिर अस्वीकार कर लें। यदि स्वीकार कर लेते हैं और अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तब तो ये बन जाएगा आपका अधिनियम, और यही अधिनियम लागू हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मनी बिल पर। आपने यहां तक देखा था कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब लोकसभा में प्रस्तुत हो गया है तो आएगी राज्यसभा की बारी। ये लोकसभा से ये बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा इसमें क्या कर सकती है, देखिए, ना ही ये संशोधन कर सकती है, राज्यसभा ना ही संशोधन कर सकती है, ना ही अस्वीकार कर सकती है, यानी कि इसे किसी भी स्थिति में उसी बिल को स्वीकार ही करना पड़ेगा। और यदि इसे स्वीकार ही करना है तो गतिरोध की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, इसलिए संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है मनी बिल के केस में। केवल यहां पर राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल सलाह दे सकती है, केवल सलाह दे सकती है। लेकिन ये जो सलाह होती है इसकी प्रकृति है सलाहकारी। सलाह की प्रकृति कैसी होती है, सलाहकारी। जैसे मान लीजिए आपको कोई सलाह मिल रही है, राज्यसभा लोकसभा को सलाह दे रही है, लेकिन लोकसभा के पास ये अधिकार है कि चाहे राज्यसभा की सलाह माने या फिर ना माने, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये सलाह है सलाहकारी। राज्यसभा के पास यहाँ संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ना ही अस्वीकार कर सकती है, केवल सलाह दे सकती है। लेकिन ये सलाह जो होती है ये भी सलाहकारी है, मतलब माने या ना माने इसे तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा।
तो आगे अब देखिए यहां तक हो गया। और राज्यसभा एक चीज राज्यसभा के पास होता है कि जो राज्यसभा होती है ये अपने पास इसको 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, रोक कर रख सकती है। लेकिन यदि 14 दिन से ज्यादा हुए तो ये स्वीकार माना जाएगा। 14 दिन के बाद राज्यसभा से स्वीकार माना जाता है कि ये बिल राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया है, माना जाता है। ये होती है प्रक्रिया। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती, सलाह दे सकती है, लेकिन लोकसभा सलाह माने या फिर ना माने। इसे 14 दिन तक अपने पास रोक कर रखने का अधिकार है, लेकिन 14 दिन के बाद ये बिल पास माना जाता है। तो यहां इसे कोई भी ज्यादा खास अधिकार नहीं दिए गए हैं। आगे देखिए यही इसी धन विधेयक में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। मतलब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि यहां कोई गतिरोध नहीं होता है, क्योंकि यहां कोई गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता, कोई गतिरोध नहीं। तो ये आपके समझ में आया होगा। और ये बात यहां पर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो जो पहले ही इस पर सहमत है वो वापस कैसे कर सकता है? राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लोकसभा में आता है। और यहाँ पर एक और शर्त है कि जो राष्ट्रपति हैं वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक के केस में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। इतना आपको अच्छे से याद रखना। ये है आपका ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। एक बार फिर से समझिए, जो बिल होता है ये पास होने के बाद अधिनियम बनता है, और बिल एक प्रपोजल है यानी एक प्रस्ताव है। ये जो बिल होता है ये आपका कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप्स होता है, 4 प्रकार का। साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक, मनी बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल दोनों में अंतर देखना है। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, और ये एक पब्लिक और प्राइवेट बिल होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है, लेकिन मनी बिल केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। आगे ऑर्डिनरी बिल यदि लोकसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दे, उसमें संशोधन करे। और यदि ये राज्यसभा से पास होकर लोकसभा के पास जाता है तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि उसे अस्वीकार कर दे या फिर संशोधन करे। ये अपने पास 6 महीने तक रोक कर रख सकता है कोई भी विधेयक। यदि मान लीजिए कोई भी सदन विधेयक को अपने पास 6 महीने तक रोक कर रख सकता है, लेकिन साधारण विधेयक होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, या राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पास होने के बाद जाने के बाद दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास यदि गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। गतिरोध की स्थिति है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि इसको स्वीकार करे, वापस करे या फिर से अस्वीकार कर दे। मनी बिल क्या होता है? ये राज्यसभा, तो मनी बिल का संबंध धन से होता है। राज्यसभा इसमें ना तो संशोधन कर सकती है ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है, केवल सलाह दे सकती है, और सलाह राज्यसभा लोकसभा माने या ना माने। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, लेकिन 14 दिन के बाद ये पास माना जाएगा। संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि यहाँ कोई गतिरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
यहाँ पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। और निलंबनकारी वीटो क्या है, इसको हम लोग एक अलग की क्लास में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये तो खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की जो चर्चा है फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयार करते रहिए। और यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।